ठीक है। ओके, वेलकम जो भी हो। यह सुनो, ये है भाई 2000 नवंबर 2018 का आईटीपी शायद। ये सही खोला है क्या? हाँ। थोड़ा स्पीड मेंटेन करना, बातों को रिपीट मत कराना, एक बार में होता जाएगा। शुरुआत के यस में टाइम लगेगा और फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे यस, ठीक है। और एक बात समझो कि जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो एएस प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल के लेवल से काफ़ी आगे थे। मतलब आप ऐसे समझो कि आपको ठीक से प्रिपेयर करना पड़ेगा यस, अदरवाइज अदरवाइज नहीं हो पाएगा, है ना। मैं तुम्हें एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ये कहीं दूसरी दुनिया से आए हो। तो पहला क्वेश्चन ये है 17, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एक्सप्लेन द इशू विद विच दे डील। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं और वो इशूज बताएं आप जिनसे एएस क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि एएस क्या होते हैं और एक किन चीजों से डील करते हैं। तो समझना, छोटा छोटा लिखते जाना हिंट, मैं आंसर शीट इनकी दे दूंगा। केवल आरटीपी के आंसर नहीं है इसमें, बाकी जो पीछे एग्जाम के पेपर्स लगे हुए हैं उनके आंसर हैं, और मैं एक शीट और बना के तुम्हें दूंगा। अकाउंट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? तो अकाउंट स्टैंडर्ड होते हैं रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ये किसी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा इशू करे गए रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं। रेगुलेटरी बॉडी कौन हो सकती है? जैसे गवर्नमेंट ने इशू करे हैं, ठीक है, या नाकास ने, एनएफआरए ने, आईसीएआई ने। ठीक है। तो ये क्या है कि रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोई रेगुलेटरी बॉडी इशू करती है। ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूं तुम्हें, रुकना आंसर निकाल लूं मैं। हमें अलग अलग फाइल खोल लेंगे ताकि आंसर देखने में टाइम ना लगे, अदरवाइज स्क्रॉल करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईटीपी, है ना, नवंबर 2018। ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये आंसर है। ठीक है। तो क्या मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? देखते जाना एक बार क्या लिखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी। तो कौन इशू करता है? एक बार बोल रहा है, कोई एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इशू करती है, या फिर कोई गवर्नमेंट या फिर रेगुलेटरी बॉडी। जैसे यहाँ रेगुलेटरी बॉडी का जो नाम लिखा हुआ है, तो रेगुलेटरी बॉडी इस केस में कौन होगा? तो जैसे नाकास है तो वो क्या है, या एनएफआरए नाम सुने हैं तुमने, ये है रेगुलेटरी बॉडी। शुरुआत में टाइम लगेगा, तुम उसकी टेंशन मत लेना, एंड में स्पीड बढ़ जाएगी। तो अकाउंटिंग बॉडी को इशू कर सकती है, जैसे आईसीएआई ने इशू करा है, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी। तुम ये क्वेश्चन के पास में हिंट लिखते जाना, ठीक है। या गवर्नमेंट बॉडी, जो नाकास गवर्नमेंट बॉडी है और रेगुलेटरी बॉडी भी है। ओके। एक बार बोलना, ये क्या होते हैं? रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय एनी एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और गवर्नमेंट और एनी रेगुलेटरी बॉडी, इनके द्वारा इशू करा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का, वो आपसे ये पूछता है कि एक्सप्लेन द इश्यूज विद विच दे डील। वो कौन से मुद्दे हैं जिनसे एएस डील करता है? तो एएस 4 चीजों से डील करता है। देखिए कौन कौन सा? रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, दूसरा मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, चौथा डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शन। सुनते जाना, बातें याद हो जाएंगी। जैसे रिकॉग्निशन के बारे में बात करूं तो एएस 9 का क्या काम है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एएस 9 हमें बताता है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा और कब रिकॉग्नाइज नहीं होगा। एएस 9 किससे डील करता है? रिकॉग्निशन से। ऐसे ही मेजरमेंट मतलब क्या करना? वैल्यू निकालना। तो एएस 2 किस चीज से डील करता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। यानी वो क्या बता रहा है आपको? मेजरमेंट बता रहा है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट एनआर व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है, क्लियर है। तीसरा देखें प्रेजेंटेशन के बारे में। तो कई ऐसे जो प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे एएस1 मेनली डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है, वही प्रेजेंटेशन भी है। तो एएस1 प्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है, एएस4 प्रेजेंटेशन के बारे में करता है, एएस29 कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोविजन, प्रोविजन कहाँ डिस्क्लोज होगा, कंटीजेंट लायबिलिटी कहाँ दिखाई जाती है, कंटीजेंट एसेट दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता है, ये सब बात करते हैं। एस29(4) तुम्हारे में नहीं है, लेकिन एएस1 तो है ना तुम्हारे में, जिसका नाम क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो 4 मुद्दे जिनसे एएस डील करता है। कौन कौन से 4 मुद्दे हैं? थोड़ा याद करके कि रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, दूसरा क्या है?
मेजरमेंट ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ दीज थिंग्स, एंड चौथा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एक बार फिर से बोल रहा है, यहाँ नहीं देखना है, एक बार बोल रहा है कौन कौन सा, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन मतलब दिखाना है या नहीं दिखाना है, मेजरमेंट मतलब कितनी वैल्यू पर दिखाना है, प्रेजेंटेशन मतलब कहाँ दिखाना है, और अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो क्या इसका डिस्क्लोजर देना है, तो कहाँ डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, तो तुम उसको कैसे भी बोल के देख सकते हो कि पहले रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है, कितनी वैल्यू पर करना है, कहाँ पे दिखाएंगे, पीएनएल में दिखाएंगे, ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ये 29(4) तुमने पढ़ा नहीं तो और प्रॉपर समझते तुम इस बात को। और आखिरी है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्लियर है क्या ये बात, पक्का? ठीक है, अगला क्वेश्चन है AS14 का है, अभी स्किप कर दे रहा हूं, मैं करा दूंगा। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि परचेज कंसिडरेशन क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर पहली बार तुम वहां पढ़ोगे तो हो सकता है तुम इसको मिस इंटरप्रेट कर जाओ, मैं कराऊंगा। ठीक है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से एस हम बाद में डिस्कस करेंगे, AS7 एंड 14 है ना, AS7 और सॉरी 9, 14 और 7। ठीक है, 14 तो ज़्यादा मिलेगा नहीं। चलो, AS2 का ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस मैनुअल का ही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था, मई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लिख लो इसमें, मई 2000, शायद मई 2018 नहीं, मई 2018 नहीं, नवंबर 17 में पूछा गया होगा ये। ठीक है, एक बार और देख के सुधार लेना है ना, यहाँ ओवर राइटिंग चल जाएगी, एग्जाम मत करना। इसको आराम से कर लेते हैं क्योंकि पिछले टाइम में पूछा गया, इसलिए एक हर चांस बनते हैं। ए लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल वाई फॉर विच रॉ मटेरियल एक्स इज रिक्वायर्ड। उनका फिनिश गुड्स क्या है, केमिकल वाई, जिसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल क्या लगता है, एक्स लगता है। द कंपनी प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17। वो तुम्हें 31 मार्च 2017 की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आराम से समझना है हमें कि क्या बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पढ़ो कि तुम्हें याद रहे कि क्वेश्चन में क्या था। इसके लिए तुम्हें उसको रटना नहीं है, बस माइंड एकदम शांत करके रीड करना है, ताकि तुम्हें 80% क्वेश्चन पता हो। डेटा के अलावा तुम्हें सब पता हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या चल रहा है, ये सब। बस अमाउंट याद नहीं हो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हें पूरी कहानी पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। अमाउंट बस देखना पड़े, हमें क्वेश्चन को बार बार ये ना रीड करना पड़े कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हम इस सिचुएशन ना समझते, समझ रहे हैं। तो शांति से पढ़ना है। वो केमिकल बनाते हैं, क्या नाम है उसका, वाई, रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं, एक्स, और कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है जो रॉ मटेरियल एक्स है उसकी कॉस्ट प्राइस 380 है, उसके अनलोडिंग के चार्जेस 20 लग जाते हैं, उसका फ्रेट लग जाता है 40, और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 300। बता दो रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है। क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट का पार्ट है, क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हम इसको कितने में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बताएं कॉस्ट क्या हो गई, 400। ये प्रैक्टिस में क्वेश्चन याद आ रहा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई 440। केमिकल बाय जो बनता है वो मटेरियल कंज्यूम करता है 440 का, है ना, जो हमने ऊपर खरीदा, उसमें लेबर लगता है 120 का, और वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं 80। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने आ जाते हैं, कितने वेरिएबल एक्सपेंस आ गए टोटल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई बताओ। अच्छा नहीं, टोटल कॉस्ट 440 प्लस 120 कितना, 640 रुपए वेरिएबल आ गया, है ना, प्राइम कॉस्ट प्लस जो भी वेरिएबल और ओवरहेड लगे वो। टोटल फिक्स ओवरहेड फॉर द ईयर वाज 4 लाख एट नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट। जो फिक्स कॉस्ट है वो 4 लाख है और नॉर्मल कैपेसिटी है 20,000 यूनिट। ठीक है, तो बताएं कितना फिक्स ओवरहेड हम अलोकेट करते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से अलोकेट करते हैं। अगर एक्चुअल कैपेसिटी ज़्यादा है तो एक्चुअल के हिसाब से करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल के हिसाब से करते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी कम है तो भी हम नॉर्मल के हिसाब से करते हैं। तो कितना रुपए आएगा फिक्स ओवरहेड का, 20। तो अल्टीमेटली हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना पड़ रहा है इसका, 660 पड़ रहा है। किसकी कॉस्ट,
फिनिश गुड्स की कॉस्ट 660 और रॉ मटेरियल की कॉस्ट 440। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल एक्स वॉज 1000 यूनिट, रॉ मटेरियल है 1000 यूनिट और फिनिश गुड्स है हमारे पास 2400 यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड केमिकल बाय अकॉर्डिंग टू S2 व्हेन नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ केमिकल बाय इज 800 पर यूनिट। अगर फिनिश गुड्स की NRV 800 है तो बताएं क्या होगा। फिनिश गुड्स को किस पे दिखाओगे? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट क्या है 660, NRV कितनी है 800, तो कितना 660। और रॉ मटेरियल किस पे दिखाया जाएगा? किस पर दिखाया जाएगा? कॉस्ट पर दिखाया। सिंपल सी बात है, कॉस्ट पर दिखाया जाएगा। कब रॉ मटेरियल को कॉस्ट से कम पर दिखाते हैं हम? जब हमें लगता है कि उनसे बनने वाली फिनिश गुड्स कम में बिकेगी। किससे कम पे बिकेगी? उस पे लगने वाली कॉस्ट से कम पर बिकेगी। तो इस केस में रॉ मटेरियल को दिखाया जाएगा एट कॉस्ट। ठीक है, इसको हम कॉस्ट पर दिखाएंगे। लेकिन अगर NRV है केमिकल की 600 तो फिनिश गुड्स कितने पे दिखेगा? 600 पे दिखेगा विच इज लोअर। कॉस्ट है 660 और NRV है 600। और फिर रॉ मटेरियल भी किस पे दिखेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे दिखेगा। मतलब कितने पर दिखाई देगा? वो 300 रुपए पर दिखाई देगा। देख ले एक बार क्वेश्चन को ठीक से। क्लियर है क्या ये? पक्का? थोड़ा थोड़ा लिखते जाना उसमें नोट्स में। हम नवंबर 2018 का RTP कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, आंसर नहीं है उसमें, आंसर मैं दे दूंगा और बना के। मैं तो ये भी नोट करा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वो तुम कहीं सेपरेट एक पेज पे नोट कर लेना इसी में, ताकि तुम उनको एग्जाम में देख के जरूर जाओ। है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ SM में है, कुछ PM में है, बाकी पास्ट पेपर में तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलो हम आगे बढ़ें। तीसरा जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। एग्जैक्टली याद नहीं मुझे कौन से एग्जाम में, भी कर लेंगे अपन देख के। इस पे लिख लो एग्जाम टाइम, लिख लो 19 क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करेंगे 7th। अभी कुछ ऐसा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं जैसा हमारा डिसाइड हुआ था, तो लिख लें जल्दी इस पे। जो अगला क्वेश्चन है 19A, क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज हो सकती है तो उसको सुधार के ऐसा कर लेना। ठीक है, अगर नंबरिंग तुम्हें चेंज लगती है तुम्हारी शीट में तो उसकी नंबरिंग तुम यही डालोगे जो यहाँ दिख रही है। तो 19A एग्जाम टाइम लिख लो, इस पे हम डिस्कस करेंगे 7th। क्योंकि इंटर में नहीं है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, और 9 भी इंटर में नहीं है, और A भी एग्जाम में पूछा गया है इसलिए A भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हम अभी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं जो इंटर में नहीं है, तो हम नहीं कर रहे हैं 7, 9 और 14। बाकी सारी ऐसे हम डिस्कस करेंगे, इंटर की छुट्टी कर देंगे हम जल्दी, और फिर हम AS 9 और 7 भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तुमने 9 पे लिख लिया, AS 9 है क्वेश्चन नंबर 19 का B पार्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर चेंज हो तो तुम्हें सुधारना है, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकती है थोड़ा सा। तो एग्जाम टाइम लिख लिया तुमने? हाँ, ये एग्जाम में पूछे गए हैं एग्जैक्टली। ठीक है, अब कौन सा एग्जाम था, जस्ट पिछला या उसके पिछला देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, हम अभी कर लेते हैं। ये AS 10 का क्वेश्चन कहीं से भी मिले छोड़ना मत। आप कम से कम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो AS 10 के, मतलब 10 नंबर का तो AS 10 आएगा, इतना तो मान लो तुम। ठीक है, हो सकता है 5 का है, 5 से कम तो नहीं आना चाहिए, फिर पेपर कैसा भी बने अलग बात है। अदरवाइज 10 तक भी AS 10 जा सकता है, क्योंकि उसमें 2 S मर्ज हुए हैं, 6 और 10, और दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन तो डेप्रिसिएशन के लिए आ जाता है, एक आता है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट के लिए। देखो ये 20A, ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It provides the following information: cost of plant, cost as per suppliers invoice, cost है कितनी 25,000, estimated dismantling cost to be incurred after 5 year। इस एसेट को जब हम 5 साल बाद डिसमेंटल करेंगे तो हमें कितना खर्चा आएगा? 2.5 लाख का खर्चा आएगा। जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते? यही तो नई बात है। ठीक है, जो AS 10 पुराने में नहीं थी, है ना। अब आपको लगता है कि इस एसेट को बाद में रिमूव करने में, डिस्पोजल करने में अगर आपको कोई खर्चा लगेगा तो आज से आप उसको कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन
ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, ये ऑपरेटिंग लॉस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, स्टाफ की ट्रेनिंग का खर्चा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, एडमिनिस्ट्रेशन के जो ओवरहेड होते हैं वो भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। ठीक है, कुछ खर्चे हैं जो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे कभी। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस बनेंगे या नहीं? बनेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन बनेगा या नहीं? बनेगा। कंसल्टेंट्स यूज फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लांट बनेगा? हाँ बनेगा। ठीक है, तो इस पर भी प्लस कर लो। कितना आएगा? 46 लाख आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, एक बार बता देता हूँ बस, ये है ना? हाँ बस, तो आ गया तुम्हारा, मतलब इसका नोट देख लो, नोट डालना है तुम्हें। और क्या लिखा है? ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन अमाउंटेड टू 375,000 विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड एज पर एस 10, दे शुड बी रिटर्न ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। उन्हें क्या करेंगे हम? पी एंड एल में चार्ज कर देंगे। तो बाहर लिख लो उसको, पी एंड एल। देखो इस नोटबुक को तुम ऐसे बना लो कि बस तुम्हें क्वेश्चन देखना पड़े, आंसर ना देखना पड़े, क्योंकि इतना टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए जितनी भी हिंट लिखनी है, जो भी लिखना है, ऐसा करना नहीं चाहिए ऑर्डिनरी पढ़ाई करते समय, अदरवाइज तुम्हें क्वेश्चन देख के ही आंसर याद आने लगता है। लेकिन अब वही टाइम चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख के याद आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो देख ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए तुम्हें एक नोट डालना है कि ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, बाकी सारे कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। इसके लिए एक स्पेशल नोट डालना है, क्योंकि ये अमेंडेड है ये 10 का पोर्शन। इन नया AS 10 में डिसमेंटलिंग का खर्चा कॉस्ट का पार्ट बनता है, पुराने AS में